हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज हम लोग जीएस का सेट नंबर 21 करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग जीएस पेपर 2 को सी सैट को टारगेट करने वाले हैं और सी सैट में आज हम मेंटल एबिलिटी करेंगे और उसके साथ साथ अलजेब्रा करेंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी और अलजेब्रा दोनों ही पेपर में आती हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मैथ्स चूँकि यहाँ पे अलजेब्रा हो जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। मेंटल एबिलिटी भी अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। इंटरेस्टिंग और अच्छी क्लास होने वाली है। अगर इससे पहले की क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत हेल्पफुल होंगी ये क्लासेस आप लोगों के लिए, तो क्लासेस को देख ज़रूर लीजिएगा। और आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। आपका जो लाइक है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर क्लास पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। उनकी पार्टी का एक मोटरसाइकिल किसी की साइकिल से टकरा गया और साइकिल चालक जो है घायल हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? मान लीजिए किसी तीसरे वाह की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ही किसी अपने दोस्तों के साथ जाते हैं कहीं पिकनिक मनाने और हम बड़ी गाड़ी से होते हैं, बाइक से होते हैं या फिर कार से होते हैं, और कोई साइकिल वाला या पैदल व्यक्ति जो चल रहा होता है वो टकरा कर घायल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना ये चाहिए, जो आइडियल सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि हमें अपनी गाड़ी या बाइक रोकनी चाहिए और जो व्यक्ति घायल हो गया है उसको प्राथमिक उपचार देना चाहिए, फिर जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर के पास पहुंचा देना चाहिए। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बनेगा, जो गया हुआ है व्यक्ति वह अपनी बाइक रोकेगा, उसे प्राथमिक उपचार देगा और उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेंटल एबिलिटी ऐसी चीज़ होती है कि आप लोग उस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए, अगर वो घटना आपके साथ घटी होती तो आप उस स्थिति में क्या करते। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा पढ़ने का ऐसी सच कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपकी आम ज़िंदगी से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर जैसे जो पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन सी सेट में पूछे जाते हैं, तो उस स्थिति में खुद को स्वयं को रख करके देखिए और फिर आंसर चूज़ करने का प्रयास करिए। और आप लोगों की हेल्प के लिए तो मैं सेट पेपर ला ही नहीं हूँ, जिससे कि प्रैक्टिस सेट आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लोगे उतना ही आप लोगों का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अब यहाँ पे कथन दे रखे हैं कि प्रवक्ता के पद के लिए आवेदन के लिए नेट पास करना अनिवार्य है। नेट व्यक्ति को पढ़ाने में फ़ायदा देता है। दूसरा क्या कह रहा है? नेट लोगों को बेहतर शिक्षक बनाने में मदद करता है। तीसरा है कॉलेज शिक्षण के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है। और जो चौथा है वो है केवल नेट पास करने वाले ही कॉलेज शिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नेट की परीक्षा क्वालिफाई कर लेता है तो वहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो लोग नेट क्लियर करते हैं केवल वो ही कॉलेज में शिक्षण दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तर्क दे रखा है, उसके बाद 2 अनुमान दिए हैं, फिर हमें अपने आगे के क्वेश्चन इसी से सॉल्व करने हैं। तो जो तर्क है, एक शीर्ष विश्वविद्यालय के कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कमी की है। ठीक है, अनुमान क्या है? छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं। दूसरा अनुमान है, यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया था। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? नहीं, तीसरा नहीं है, 2 ही हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे गणित का पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, लेकिन इससे ये नहीं हम कह सकते हैं कि जो छात्र हैं वो पहले से अधिक अंक ला सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जितना भी हो टीचर्स तो कंप्लीट ही करा देंगे। तो जो पहला वाला अनुमान है ये यहाँ से नहीं निकलता है। दूसरा वाला है कि गणित में तनाव और बोझ को कम करने के लिए सिलेबस को कम कर दिया गया है। दूसरी वाली धारणा पाई जाती है कि ताकि छात्र जो है स्ट्रेस ना लें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
केवल धारणा 2 निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। यह मानते हुए कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, ये सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 है कि कोई भी पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता, यही वाला कथन निश्चित रूप से सही होगा, क्योंकि पुस्तकालय है तो वहाँ पे पुस्तकें होनी आवश्यक है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार को देश में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर भारी मात्रा में धन व्यय करना बंद कर देना चाहिए? अब तर्क देखते हैं, तर्क क्या है यहाँ पर? तर्क कहता है हाँ, इस धन का उपयोग जो है गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए किया जा सकता है। दूसरा तर्क यहाँ पर यह है कि नहीं, खेल प्रतिभा को उजागर करने और एथलीटों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हासिल करने में मदद करने के लिए ये जो धन है जो सरकार देती है, खर्चा करती है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए यहाँ पर जो तर्क दे रखे हैं, 2 तर्क हैं, 2 में से पहला तर्क सही नहीं होगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा हमारे स्टेटमेंट को। क्यों? क्योंकि जो धन सरकार खेल के लिए खर्च कर रही है, उस धन से गरीबों का विकास के लिए अगर योजनाएं चलाई जाएं तो एथलीट्स जो हैं, खेल प्रतिभा है, इससे हमारे देश का जो नाम रोशन हो रहा है, ये उन लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। तो पहले वाला जो कथन है, ये तर्क है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सही है, क्योंकि खेल प्रतिभा को उजागर करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए खर्चे की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए धन खर्च करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर केवल 2 तर्क नंबर जो है ये प्रबल होगा, बाकी पहले वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल तर्क 2 प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर 2 कथन है। ठीक है, कथन 1 है और कारण है। कथन ए है और कारण आर है। अब कथन क्या कह रहा है? किसी ऐप को बनाने के लिए कम से कम कंप्यूटर की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी लैंग्वेज का ज्ञान आपको नहीं है तो आप किसी भी ऐप का निर्माण या प्रोग्राम का निर्माण नहीं कर सकते। कारण क्या कह रहा है? ऐप में उपयोगकर्ता इंटरफेस होता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो भी ऐप्स होते हैं वहाँ पर यूज़र इंटरफेस होता है और एडमिन इंटरफेस होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप एक पार्क में बैठे हैं और आप देखते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को एक वंचित परिवार के बच्चों से दूर रहने के लिए कह रही है, जो कि उसी पार्क में खेल रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत ही सामाजिक क्वेश्चन है और बहुत ही रियलिस्टिक टाइप की सिचुएशन है कि मान लीजिए ऐसा तो आप लोगों को या मुझे भी अपने आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, कि जो संभ्रांत परिवार के लोग होते हैं वे गरीब परिवार के लोगों से दूर रहते हैं, अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये करना चाहिए कि जो उस घर के बड़े हों या उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो भी बड़ा आता है, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि किसी के भी जो हैसियत है उसकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर बच्चों में भेदभाव की भावना को नहीं लाने देना चाहिए। ये उनके विकास के लिए अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है, माँ से बात करेंगे और उन्हें इस बात का एहसास कराएंगे कि बेटी को हैसियत के आधार पर भेदभाव सिखाना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिस स्टेशन में एक थाना प्रभारी के रूप में आपको तैनात किया गया है, जहां पिछले अधिकारी विक्रेताओं का शोषण करते थे, जिस कारण पुलिस के प्रति स्थानीय लोगों की मानसिकता जो है बदल गई थी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो देखिए, अगर किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले की, किसी थाना प्रभारी के रूप में आप में से किसी की तैनाती होती है और वहाँ की पुलिस की छवि खराब हो चुकी है क्योंकि उनकी शोषणकारी व्यवहार के कारण वो आसपास के लोगों से गलत बिहेवियर करते थे, उनसे पैसा लेते थे, उनका शोषण करते थे, तो ऐसी स्थिति में जो नया व्यक्ति वहाँ पर गया है उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपनी कार्यशैली से लोगों को अपना कार्य करने का तरीका और अपनी असल तस्वीर दिखाए कि वह व्यक्ति जो नया आया है वो पहले जैसे लोगों
के जैसा नहीं है, ठीक है। तो उन्हें अपनी कार्य से पुलिस का असली चेहरा दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपने आप को कितना भी इलैबोरेट कर लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सत्यता का भान तभी होता है जब वो अपनी आँखों से आपको व्यवहारिक रूप से जान लेता है, पहचान लेता है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सूचना मिलती है कि आपका एक साथी पुलिस अधिकारी पासपोर्ट विवरण के सत्यापन के संबंध में स्वीकृति देने के बदले में रिश्वत लेता है। आप तत्काल कार्रवाई क्या करेंगे, हमें बताना है। तो देखिए, अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो इसके लिए बेहतर सिचुएशन ये होती है कि आप जानकारी लीजिए कि एक्चुअल मामला क्या है, और फिर स्वयं से कोई स्टेप ना लेते हुए, स्वयं से कोई कार्रवाई ना करते हुए आप वरिष्ठ को सूचना दें, ठीक है। तो इस आधार पर हमारा जो क्वेश्चन है, जानकारी की जांच करेंगे और फिर वरिष्ठों को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आप और आपका परिवार पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार गए थे। वहाँ बहुत भीड़ थी, इसीलिए होटल से लौटते समय आपने एक रोते हुए बच्चे को देखा जो कि भीड़ में खो गया था। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में कोई भी बच्चा अगर अपने परिवार से बिछड़ गया है तो बेहतर स्थिति ये होगी कि आप अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, अपनी मेंटल एबिलिटी का प्रयोग करें, धैर्य का वहाँ पर प्रयोग करें, अपने बुद्धि विवेक का, और ये नहीं कि पूरी भीड़ में उसके माता पिता को खोजने लग जाएं। बेहतर सिचुएशन ये होगी कि हर जगह इस तरीके के जो भी स्थान होते हैं जहाँ पर मेला प्रदर्शनी टाइप की चीज़ें लगती हैं, वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया जाता है, ठीक है, अनाउंसमेंट रूम होता है। तो आप बच्चे को वहाँ पर लेकर जाएं और अनाउंसमेंट करवाएं, बच्चे का नाम पता नोट करवाएं। उसके माता पिता को वहाँ से जब अनाउंसमेंट सुनाई देगी तो वे आकर के उस निश्चित स्थान से अपने बच्चे को ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, उसे घोषणा कक्ष में ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब यहाँ पे निर्देश देखते हैं क्या दिया गया है। एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 अवधारणाएं दी गई हैं। आपको कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। आपको तय करना है कि दी गई कौन सी अवधारणा दिए गए कथनों से निश्चित रूप से निकाली गई है और तदनुसार अपना उत्तर हमें देना है, ठीक है। तो अब हम कथन देखते हैं। कथन है कि राज्य सरकार द्वारा लॉटरी के माध्यम से जुआ खेलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसमें अवधारणा क्या है? अवधारणाएं ये हैं, 2 अवधारणाएं हैं। यह निर्दोष नागरिकों को उनकी गढ़ी कमाई की ठगी से बचा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार प्रतिबंध लगा देती है तो जो नागरिक है अपनी मेहनत से जो पैसा जमा करता है उसको वो वेस्ट होने से बचा सकता है। तो पहली वाली अवधारणा सही हो जाएगी। दूसरा क्या कहता है? यदि लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो नागरिक किसी अन्य तरीके से जुआ नहीं खेल सकते। बिल्कुल गलत बात है भाई। वो लोग गली में बैठ के जुआ खेल लेंगे, पत्ते खेल लेंगे, ऑनलाइन गेमिंग का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें केवल एक मतलब पहली अवधारणा निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में निर्णय करने के लिए सबल और दुर्बल तर्कों में फ़र्क करना ज़रूरी है। सबल तर्क आवश्यक और प्रश्न से संबंधित है। दुर्बल तर्क कम आवश्यक और सीधे तरीके से प्रश्न से संबंधित नहीं है। प्रश्न के एक अल्प पहलू से संबंधित हो सकता है निर्बल तर्क। निम्न प्रश्न में से एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। आपको ये तय करना है कौन सा सबल तर्क है और कौन सा दुर्बल तर्क है। अब कथन क्या है? क्या स्कूलों में वाद विवाद करने की प्रथा बंद करनी चाहिए? अब यहाँ पे तर्क 2 दे रखे हैं, देखते हैं कौन कौन से तर्क हैं। हाँ, वाद विवाद संस्कृति बच्चों में उन लोगों के लिए रोष की भावना पैदा करती है जो उनका विरोध करते हैं। नहीं, यह बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की आदत को विकसित करती है और उनके मौखिक संप्रेषण कौशल में सुधार करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, जब हम लोग आपस में ओपन डिस्कशन करते हैं तो इससे हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं और हम किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में, किसी भी मामले के सारे पहलुओं पर विचार कर सकते हैं कि उसमें कौन सी अच्छी चीज़ है, कौन सी बुरी चीज़ है, कौन सी चीज़ कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी नुकसानदायक है, उसका आलोचनात्मक निरीक्षण चिंतन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर केवल 2 जो है सबल तर्क हो जाएगा और पहला वाला जो है ये निर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, केवल तर्क 2 सबल है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दे रखा है और 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, वहीं से हमें अपना उत्तर निकालना है। सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया जाता है, मधुर आवाज़ के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। निष्कर्ष क्या है? सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की आवाज़ें मधुर हैं। ये सही हो जाएगा कि देखिए केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया गया है, तो जिनकी भी आवाज़ें मधुर हैं वे वहाँ पर आमंत्रित हो सकते हैं। अगला क्या है? सम्मेलन में जिन गायकों के मधुर आवाज़ नहीं है उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जिनकी आवाज़ अच्छी होगी केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। तो हमारे दोनों जो हैं निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 अवधारणाएं दी गई हैं, जिसके आधार पर कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं के आधार पर तय करना है कि कथन में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं निहित हैं। अब देखते हैं कथन क्या है। कथन है कि आवेदन पत्र को पूरी तरीके से भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। कंसल्टेंसी एजेंसी के आवेदन पत्र में एक पंक्ति। ठीक है, अब धारणाएं क्या हैं? यदि केवल आवेदन पत्र भरा जाता है तो एक उम्मीदवार पर कंसल्टेंसी द्वारा ऐसा विचार किया जाएगा। दूसरी अवधारणा क्या है? यदि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो आवेदक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो निगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हम उन पे विचार ऐसा करते हैं कि जो कथन में हमसे कहा गया है कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए, ठीक है, तो उसी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो आपका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मान लीजिए जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट है, आपके पास उसके लिए एलिजिबिलिटी की डिग्री नहीं है, ठीक है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, इस आधार पर भी आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल पहली अवधारणा निहित है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक धारणा निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में 2 कथन दे रखे हैं, जिसे में कि पहले को कथन ए कह रहे हैं और दूसरे को आर कह रहे हैं कारण, ठीक है, उन्हीं आधार पर हमें अपने प्रश्न का उत्तर निकालना है। तो कथन ए क्या कहता है? मेकअप त्वचा को बेहतर दिखाने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। मेकअप त्वचा की खामियों को छिपा देता है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो कथन है, मेकअप त्वचा को बेहतर तभी दिखा पाता है जब त्वचा की खामियों को मेकअप छिपा देता है। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की जो आर है ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं और इसमें से 2 निष्कर्ष निकालने हैं और हमें उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अपने उत्तर का सही जवाब देना है। कथन क्या है? हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि दिन में 1 घंटा पैदल चलने वाले लोग जो है कैलोरी बर्न करने में उनको मदद मिलती है। इससे क्या होता है? वजन कम होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि जो लोग दिन में 1 घंटा नहीं चलते वे आमतौर पर मोटे होते हैं। नहीं है भाई, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। कैलोरी बर्न करने में मदद तो मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 1 घंटा नहीं चलता है, जो मान लीजिए 50 मिनट चलता है, 45 मिनट चलता है, वो मोटा हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला निष्कर्ष जो है ये अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा क्या है? वजन कम करने के लिए चलना सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है। ये भी बात ऊपर कथन में नहीं कही गई है। चलना जो है सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है, इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो दोनों ही जो निष्कर्ष हैं अनुसरण नहीं करते हैं कथन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसको 2 कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब उन्हीं के आधार पर हमें बताना है कि हमारे उत्तर का सही जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा। कथन क्या है कि ब्रजलाल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक छात्र को नासा के साथ इंटर्नशिप के लिए चुना गया है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकाला गया कि ब्रजलाल कॉलेज
ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी छात्र प्रतिभाशाली हैं। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि नासा केवल ब्रजलाल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटर्न्स नियुक्त करता है। ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है स्टेटमेंट में। देखिए, नासा केवल ब्रजलाल कॉलेज से नहीं करता है, हमें ऊपर ये बताया गया है कि नासा में ब्रजलाल कॉलेज का एक बच्चा इंटर्नशिप के लिए गया है। ठीक है, तो केवल इससे नियुक्त करता है तो ये तो गलत बात हो गई। सभी छात्र प्रतिभाशाली हैं, सभी छात्र कैसे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, तो ये बात भी गलत हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर बनेगा, ना तो एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कथन है, दूसरा कारण है, इन्हीं के आधार पर हमें बताना है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो सड़क दुर्घटनाओं के लिए रैश ड्राइविंग मुख्य कारणों में से एक है। सही बात है, रैश ड्राइविंग हर किसी को आकर्षित करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। रैश ड्राइविंग मतलब रफ ड्राइविंग जो करते हैं लोग, ये सड़क दुर्घटनाओं में एक मुख्य भूमिका निभाती है, अहम भूमिका निभाती है। सभी को जाने की जल्दी रहती है, कहीं दाहिने से ओवरटेक करेंगे, कहीं बाएं से ओवरटेक करेंगे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। रैश ड्राइविंग हर किसी को आकर्षित नहीं करती है। जो लोग सही तरीके से सोचते हैं, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं और जो लोग एथिक्स और नैतिकता को फॉलो करते हैं, उन लोगों के लिए केवल सही काम करना आवश्यक होता है। कहीं अगर किसी स्थान पर पहुंचने में देर भी हो जाती है, लेकिन अपनी जान का जोखिम जल्दी के लिए नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो कारण है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, उसके बाद अवधारणाएं दी गई हैं। अब हमें बताना है कथन और अवधारणाओं के आधार पर कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। ठीक है, वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, वह हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है और केवल स्वस्थ भोजन करता है। तो यहाँ पर धारणा क्या है, वह जंक फूड नहीं खाता है, ये बिल्कुल सही बात है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, स्वस्थ भोजन करता है, ये बात कह रहे हैं, स्वस्थ भोजन में जंक फूड नहीं आता है। सप्ताह के अंत में वह 4 किलोमीटर से अधिक चलता है, ये बात हमको नहीं पता है। वो यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया गया है हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता है, तो केवल पहली अवधारणा निहित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक अवधारणा निहित है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर एक कथन है और दूसरा तर्क है, इसी के आधार पर हमें अपना क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो कथन क्या है, सरकार को दवाइयों और चिकित्सीय उपकरणों पर मूल्य निर्धारण लागू करना चाहिए। तर्क क्या है, हाँ, स्वास्थ्य सेवा में मूल्य नियंत्रण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के रोगियों के लिए कल्याण बढ़ाने में एक महान उद्देश्य साबित होगा, ये बिल्कुल सही बात है। मूल्य नियंत्रण अगर सरकार लागू करती है तो ये जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्गीय लोग हैं उनके रोगियों को आसानी से दवा मिल सकेगी, उनका सस्ते दामों पर इलाज हो सकेगा। तो जो पहला तर्क है ये प्रबल है। दूसरा क्या कहता है, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले संस्था को घाटा होगा और वे कम लाभ प्राप्त करेंगे। ये उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य देखभाल करने वाली संस्थाएं होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका जो निर्माण है उनके लिए एक जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि हर रोगी को हर स्थिति में इलाज मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल पहला तर्क जो है वो प्रबल है। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का इस आधार पे सही आंसर हो जाएगा, केवल एक प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और जो अगला क्वेश्चन है ये हमारा मैथ्स का अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। यदि -5 द्विघात एक समीकरण दे रखा है 2x² + px -15 का एक मूल है, और जो दूसरी है द्विघात समीकरण दी है px² + x + k = 0 के मूल समान है, तो p और k के मान हमें बताने हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बिल्कुल अपने आप आसानी से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे समीकरण क्या दे रखी है, जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x² px -15। ठीक है, अब इस हिसाब से -5 जो है इसका एक मूल है, तो -5 जब इसका एक मूल होगा, ठीक है, तो x की वैल्यू हम -5 को x के स्थान पे रख देंगे। ठीक है, तो 2x², अब यहाँ पे -5² रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, प्लस p है -5 हो जाएगा ये,
और -15। यहाँ पे हैंडराइटिंग शायद थोड़ी आप लोगों को समझ ना आए, इसको एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा। इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा ये, और -5p हो जाएगा ये, और -15, ठीक है। और इस इक्वेशन को जब पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये 5p इक्वल्स टू कितना आएगा, 35 आ जाएगा, और ये 5p 5 से ये कट जाएगा तो p इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो p का मान जो है 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम यहीं से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो कि यहाँ पे जिस ऑप्शन में 7 होगा हम उसको टिक करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें 7 है, ठीक। तो यहाँ से वैसे हम बना सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, लेकिन फिर भी हम जो है यहाँ से k का मान भी निकालेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना रहे। अब देखिए p इक्वल्स टू कितना आ गया, 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो है ये, इसमें p का मान रख देंगे, k की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या करेंगे, 7 निकली थी, 7x², x की वैल्यू कितनी, x² हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 7x, इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। और ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। अब समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं तो b² -4ac इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, b² -4ac, b² क्या हो जाता है, b² होता है ये 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये 49 हो जाएगा। a कितना हो जाता है, ये होता है जो स्क्वायर के साथ वाली ax इस फॉर्म में होता है, ax² जो इक्वेशन होती है bx + c इस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4ac -4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। k है, 1 नहीं है, k है, तो ये हो जाएगा k। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 49 इक्वल्स टू 28k आएगा, ठीक है। 49 इक्वल्स टू 28k। इसको सारे को 0 के इस तरफ उस तरफ ले जाके लेफ़्ट राइट कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, ठीक है। और ये जो 4 है नीचे भेज देंगे तो 7/4 आंसर आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का, 7/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे a की घात 1/3 प्लस b की घात 1/3 प्लस c की घात 1/3 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। हमें a + b + c के होल क्यूब का जो है वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेंगे a + b + c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। a + b + c इक्वल्स टू 0 हो जाता है अगर। अब क्या करते हैं, और तब एक यहाँ से निकल के आएगा फॉर्मूला, a³ + b³ + c³ इक्वल्स टू हो जाता है 3abc, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू रख देंगे। तो a³ + b³ + c³ इक्वल्स टू 3abc, ठीक है, 3abc। अब मैंने क्या किया, हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे abc की। तो हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू a³ की जगह पे a की घात 1/3 और ये होल क्यूब है, b की जगह पे q 1/3 होल क्यूब प्लस c की घात 1/3। ऊपर वाला जो वैल्यू दे रखी है, हमें इक्वेशन दे रखी है, उसी में वैल्यू रखी है ये, ठीक है। 3abc और इनकी घात पूरे की 1/3 और होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो घात इस तरीके से दे रखी है 1/3 और होल क्यूब, तो ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a + b + c इक्वल्स टू 3abc, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा आपके पास, ये जो फॉर्मूला है ये होता है a + b + c का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये उधर से आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है,
इसका हमने होल क्यूब इधर भी किया था, ठीक है। 3abc है तो इसकी घात 1/3 थी और ये क्यूब था, होल क्यूब था, ठीक। अब इसको इस वाला ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये तो ओपन कर दिया, ये a + b + c हो गया। ये भी तीनों घातें कट जाएंगी जब तीनों का होल क्यूब करेंगे। सब पे घात है, ठीक है। b पे भी है 1/3, c पे भी है, तब ये क्या हो जाएगा ये, लेकिन इसके साथ साथ हमें 3 का क्यूब भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये abc रह जाएंगे क्योंकि ये 3 यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे करके कट जाएगा। अब 3 का जब क्यूब करेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आ जाएगा। तो a + b + c = क्या हो जाएगा, = 27 abc हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी देखो आप ऊपर चेक करते हैं, ये देखिए हमें निकालने के लिए यही कहा गया है, a + b + c का होल क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। तो अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया था। क्यूब करके a + b + c का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27 abc। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। दैट मीन्स इसे हम HCF कहते हैं, ठीक। HCF कैसे निकाला जाता है, HCF निकालने के लिए जिसका भी हमें HCF निकालना होता है इक्वेशंस को उनको क्या करते हैं, उनको ओपन करके लिख लेते हैं। तो ये 2x² + y² है, ठीक है। इसको ओपन करके लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा, 2 को बाहर रहने देंगे, x² - x² + y, x + y हो जाएगा। अगर x² - y² को लिखेंगे x + y × x - y हो जाएगा ये, ठीक है। = 0 मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, अब ये 5x³ - y³ है तो ये 5 ऐसे ही रहने देंगे, x - y हो जाएगा। और इसको ओपन करेंगे, ये फॉर्मूला ओपन करने के लिए लगाएंगे हम x³ - y³ का, तो ये हो जाएगा +y² + xy, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो देख लेते हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास हमें क्या मिलेगा, x - y। इसमें x - y ये रहा और x - y ये रहा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, x - y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको 4x³ + 3x² - 4x + k, और इसमें कहा गया है कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जब x - 1 इसका एक गुणनखंड होगा तो x - 1 = 0 होता है, ये कंडीशन होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ से x = 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो हमें दे रखी है यहाँ पर हम x = 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 का क्यूब + 3 1 का स्क्वायर -4 × 1 + k, ठीक है, और = 0, ठीक। अब यहाँ से इस जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 + 3 हो जाएगा -4 + k = 0, ठीक है। अब ये 4 + - के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन में निकालेंगे आगे इसकी वैल्यू k की, तो k राइट साइड लेफ्ट साइड रह जाएगा, जो 3 है ये राइट साइड आ जाएगा, तो k = -3 हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन किए, उसके साथ साथ हमने अलजेब्रा के भी क्वेश्चन किए। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सभी डाउट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगी। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए यूपी प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट में लेकर के आती हूँ। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।